देखो पी ए बी क्या होगा, पी ए बी क्या होगा, पी ए बी इसको मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी बोल सकता हूँ क्या, ये बोलेगा इसे लिए ऐसे किया आपने, तो फिर आंसर क्यों नहीं आया देखो एक में 4 आई कैप माइनस माइनस 2 जे कैप माइनस 2 जे माइनस 2 आई कैप, डायरेक्शन है ना इधर, माइनस लगेगा ना, आ गया 6 आया 2 इंटू 4 माइनस 2, ये ऐसा मान लो, ये लो ये आई कैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 आई कैप, ऐसे तो करना, ये नहीं आया आप, अच्छा ये आ गया था बस, और अगला आ गया -24 आई कैप, कोई दुख दर्द वाली बात नहीं। देखो ऐसे जैसे अपन ने क्या क्या पढ़ा, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी पढ़ी सेंटर ऑफ मास की, एक्सीलरेशन पढ़ा, तो फोर्स के पीछे रहेगा, फोर्स के पीछे रहेगा, फोर्स को पीछे क्यों रखेंगे, तो लिखो न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, हाँ न्यूटन, ओहो मतलब न्यूटन पीछे नहीं छुड़ रहा, मतलब अच्छी बात है, आपको कम से कम पीछे पढ़ा सिखा के रहेगा वो, इसलिए तो न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, न्यूटन का द्वितीय नियम, सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल क्या बोलते हैं, सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल को क्या बोलते, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हाँ अणुओं का निकाय पता नहीं लोग वक्त पीछे पड़े रहते हैं, हैप्पी स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, कितना स्वतंत्र हो गए, मतलब यहाँ से मतलब हम तो स्वतंत्र जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अपन इंडिपेंडेंस डे कब मनाएंगे जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वहाँ जाके पता चलता है अब तो और ज़्यादा कैद हो गए ठीक है चलो कोई बात नहीं, जैसे कोई सिस्टम मान लो, सिस्टम में मैंने बोल दिया ये m1 मास का पार्टिकल, ये m2 मास का पार्टिकल, ये m3 मास का पार्टिकल, क्या सिस्टम में क्या 3 ही पार्टिकल होंगे क्या, ज़्यादा भी हो सकते हैं क्या, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इंडिविजुअली फोर्स की बात करूं F1 पर, मैंने बोल दिया इसका एक्सीलरेशन A1, इसका A2 A3 सो ऑन, ठीक है। तो F1 की बात करें तो क्या हो जाएगा m1 इंटू A1, F2 की बात करें m2 इंटू A2, सिमिलरली F3 की बात करें m3 A3, क्लियर। जो यहाँ पे फोर्स है, जो ये फोर्स है ना वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों का सम है, नेट फोर्स मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों लिया गया है, बात समझ में आ गई, एक्सटर्नल और इंटरनल लिया गया। तो इनके सम की बात करें F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इजिकल टू, सबको ऐड कर देते हैं m इंटू A1 प्लस m2 इंटू A2 प्लस m3 इंटू A3, कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, सम है। अब देखो सिस्टम में है ना, अगर मैं इनको 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ, समेशन F एक तो इंटरनल और एक समेशन F एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल फोर्स क्या होता है मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक्शन भी हो रिएक्शन भी हो, है ना, इंटरनल का मतलब ये हो जिसमें एक्शन भी हो और रिएक्शन भी हो, तो क्या ये जीरो हो जाएगा क्या, क्योंकि जितना एक्शन उतना रिएक्शन बराबर होगा जीरो, बात समझ में आ गई, तो क्या बचेगा, क्या एक्सटर्नल फोर्स बचेगा क्या, तो चलो यहीं लिख देते हैं, तो नाउ समेशन या फिर F एक्सटर्नल लिख देते हैं, F एक्सटर्नल की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी m1 A1 वेक्टर प्लस m2 A2 वेक्टर प्लस m3 A3 वेक्टर, तो ये अपना सिस्टम बन जाएगा। लेकिन अगर मैं मान लो मैंने क्या किया, मास m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, वहाँ कल किया था क्या, ऐसा कर दूँ तो किसी कोई दुख दर्द वाली बात नहीं, कर देते। तो मैंने क्या किया, इसी में ही
m1 प्लस m2 प्लस m3, 3 पार्टिकल इसलिए 3 से किया, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो क्या इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, ए कॉम बोल सकता हूँ क्या? तो ये हो जाएगा ए सेंटर ऑफ मास, हो जाएगा, हो जाएगा, किसी कोई दुख दर्द वाली बात नहीं। ये m1 m2 m3 क्या है, टोटल मास। ये क्या होगा, मान लेते टोटल मास क्या हो जाएगा, कैपिटल एम मान लेते, टोटल मास कैपिटल एम हो जाएगा। तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एम इंटू ए कॉम। तो हमें इस टाइप से इस फोर्स की वैल्यू निकाल लेनी। देखो अगर मैं बात करूं, देखो इंटरनल कैसे जीरो होगा। अब आप बोलोगे सर ये मास भी तो एक दूसरे को खींच सकते हैं, फोर्स है, मान लो ये खींच रहा है इसको, ये खींच रहा है इसको, क्या ये आपस में बैलेंस हो जाते हैं क्या, याद है क्या कुछ? मान लो ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो ये बैलेंस हो जाएंगे। ये इंटरनल के बारे में बता रहा हूँ, इंटरनल कैसे जीरो होगा, हो सकता है ना। F1 F12 F21 सॉरी F13 F31 F12 F21 F23 F32, बात समझ में आ गई, तो समझ में आ रहा है, तो यही चीज़ है। मैं तो ये आपस में एक्शन रिएक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन, और मतलब अपोजिट बॉडी पे लग रहा है, ठीक है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, तो उसको बोल देते हैं अपन, क्या बोल देते हैं। तो इसके बारे में लिखो, तो जो एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, ये जो दिख रहे हैं, ये वाले तो यहाँ लिख देता हूँ F13 F31। तो ये क्या है, ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इंटरनल इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो नेट फोर्स लिया है उसमें दोनों लिया है, इंटरनल को भी लिया है और एक्सटर्नल को भी लिया है। तो इसमें लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो ना, यहाँ पे लिख लेना कैपिटल एम इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम, लिखो इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए गिवन सिस्टम इज जीरो, मान लो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो हो जाए, तो ACOM क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। देन ACOM विल ऑलवेज बी जीरो। देखो पूरा सिस्टम ध्यान से देखो, पूरे सिस्टम पे, सिस्टम को घूर घूर के देखो, क्या देखो, घूर घूर देख लिया, डर गया सिस्टम, अब देखो समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ डर जाती है तो इजीली समझ में आ जाती है। कैसे, सिस्टम में इंटरनल फोर्स भी लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, लेकिन मैं ओवरऑल सिस्टम की बात करूं तो इंटरनल फोर्स की वजह से तो कोई चेंज ही नहीं होना सिस्टम पे, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपस में बैलेंस तो कट रहे है ना। तो कौन सा फोर्स बचा, एक्सटर्नल फोर्स। तो फिर इसके मोशन में चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, एक्सटर्नल फोर्स, लिख लो। देखो ओनली एक्सटर्नल फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। Responsible to change the motion of center of mass. क्या बात समझ में आई? ब्रैकेट में VCOM भी लिख सकते हो, मतलब उसके वेलोसिटी की बात हो रही है ना। नेक्स्ट लाइन में यहाँ से देखो, मैंने बोला था कि पूरे सिस्टम पे तो इंटरनल फोर्स का कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा, लेकिन क्या इंडिविजुअल पार्टिकल पे कर पाएगा क्या, होगा ऐसे, है ना। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, इंटरनल फोर्सेस कांट अफेक्ट द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इंटरनल फोर्सेस कांट अफेक्ट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंटरनल फोर्सेस कांट अफेक्ट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, but it can affect the motion of individual particles, but it can affect the motion of individual particles.
बात समझ में आ गई? अब चलो एक बात और बता दो, अब इंटरनल से तो कुछ हो नहीं रहा। आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है क्या? क्या होता था? F इक्वल टू एम है। अच्छा, ये पढ़ा है? दुष्टतम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो तो उसके एक स्पेशल केस है कि उसमें मास कांस्टेंट हो तो उसके बराबर होगा, है ना? तो अगर कौन सा, अगर इंटरनल फोर्स तो इसके मोमेंटम में चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा, लेकिन फिर कौन करेगा? एक्सटर्नली कर पाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स है तो मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। लेकिन मान लो मेरे को मोमेंटम कंजर्व करना है तो एक्सटर्नल फोर्स को जीरो होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा ना। मतलब पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल कब लगाएंगे? जब मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। तो मोमेंटम में चेंज कब नहीं होगा? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो। क्योंकि इंटरनल की तो औकात ही नहीं है, क्यों? तो आपस में लड़ जाते हैं। जैसे दो भाई बहन होते हैं आपस में लड़ते रहते, लेकिन जब बाहर का आ जाए तो दोनों बारी हो जाते हैं कि कैसे है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो लिखो, इंटरनल फोर्सेज कैन नॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि ये छोटी छोटी जो बात बताई है ना मैंने, बहुत काम आएगी आपके, कि कहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा। इंटरनल फोर्सेज कैन नॉट चेंज द momentum of system of particles. Internal forces cannot change the momentum of system of particle. तो कोई कुछ बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार में सोच विचार कर लेना। तो नेक्स्ट राइट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप बताना, क्वेश्चन नंबर 29 चलेगा शायद। तीन रोड दे रखी है, आइडेंटिकल रोड दे रखी है, तीन। ठीक है, तीन क्या दे रखे? आइडेंटिकल रोड दे दी, मास m दे रखा है, और ये लिख देता हूँ आइडेंटिकल रोड्स। इसका मास m है और लेंथ, मैंने क्या किया, उसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख रखा है, तीन रोड को। एक जैसी है, ठीक है। तीसरा आपने तो तिरछी मिर्ची कर, कोई बात नहीं, एक ही बात है ना। ये 1, ये 2, ये 3, तीन रोड दे रखी है। एक पे फोर्स यहाँ लगाया F, एक पे फोर्स मैंने यहाँ लगाया F, और एक पे फोर्स लगाया मैंने यहाँ पर F। इन विच सिचुएशन द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मोर। बताओ किस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? बताओ। टू पेयर, कौन कौन कहता है टू पेयर? देखो फेकालॉजी नहीं चलेगी, रीजन भी देना पड़ेगा, है ना, फिजिक्स से। हाँ हाँ, ज़्यादा मोर, ज़्यादा वाला मोर। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, मान लो हॉरिजॉन्टल और स्मूथ टेबल है। वेरी गुड। सेकंड क्यों? क्योंकि सर हमारा थोड़ी फीलिंग आ गया। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया, तीनों का सही होगा, तीनों का सेम ही होगा ना। फोर्स सेम मिला, एक्शन फोर्स ही तो यार मिला। सही जवाब दिया आपने, ठीक। किसी को अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, क्या करें? जब आप आंसर नहीं दोगे तो फिर 2 का ज़्यादा हो, कैसे? फोर्स तो सेम लग रहा है, एक्सटर्नल कमाल करते हो। तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, दैट इज F/m, यही होगा। और तीनों का एक्सेलरेशन, तो कोई दुख दर्द वाली बात नहीं। चलो नेक्स्ट में बताना, क्वेश्चन नंबर 30।
3 आइडेंटिकल स्फीयर दे दिया अब मैंने। आइडेंटिकल है, मन की आंखों से देखोगे तो दिख जाएगा। एक पर फोर्स यहाँ लगाया मैंने, एक पर फोर्स मैंने यहाँ लगा दिया, और एक पर फोर्स मैंने इसके इस वाले एंड पे लगा दिया। वही आइडेंटिकल स्फीयर जिसका मास है, रेडियस आर है, ठीक है। ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ। अब बताओ किस सिचुएशन में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? उसी में कोई चेंज नहीं आता, इसमें क्यों होगा? चलो इसका भी आंसर ये लो, मैंने दोबारा लिख दिया। आप मत लिख देना, आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार हमें सोच विचार करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो क्या छोटी मोटी बात है, अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अपन। देखो जो एक एक चीज़ बता रहा हूँ ना, देखो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा अपना, हो सकता है अपना कैंपर पर जाए, ये घड़ा तो अभी होगा नहीं यहाँ पे, तो कैंपर पर लेंगे, लेकिन दिमाग का कैंपर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। एक तो पता लगे आप किस तरह ये लिया है मैं ज़बरदस्त को, ये तो हो गया। अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। अगर ये 0 हो जाता है तो दो बातें हो जाती है, या तो वो बेचारा रखा हुआ चुपचाप, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। दो बातें होगी। तो मैंने बोला इस पर बेस्ड है ना, ध्यान रखना। ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कंसेप्ट बन जाते हैं इस पर बेस्ड, है ना, इसलिए बता रहा हूँ। नॉट इक्वल टू 0 और एक इक्वल टू 0। नॉट वेलोसिटी मतलब नॉट इक्वल टू 0 मतलब कोई वेलोसिटी क्या हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की? कांस्टेंट हो जाएगी। बेटा इक्वल टू 0 है ना? ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये नॉट इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब सेंटर ऑफ मास विल मूव विद सेम वेलोसिटी, कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन इसका मतलब अगर ये 0 है, इसका मतलब ऐसा सकता है क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट? क्या वो एक रेस्ट में ही होगा? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ डेल्टा आर सी ओ एम की वैल्यू क्या 0 के बराबर आएगी क्या? अच्छा चलो वेरी गुड। ऐसे करते करते मान लो और भी हो जाए। इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, क्या रेस्ट में होगा? रेस्ट में होगा, इसका मतलब क्या है? डेल्टा आर सी ओ एम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए क्या? तो अपन इसे एक कंक्लूजन बना सकते हैं m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस डेस 0 के बराबर। 0 के बराबर कैसे? मतलब इंटरनल में तो है। जैसे मान लो ऐसे मान लो, देखो मैं बताऊँ कैसे। एक कमरा एक सिस्टम मान लिया अपने, ठीक है, सिस्टम मान लिया, उसमें बहुत सारे मच्छर छोड़ दिया अपन ने भर के। अब वो हिल तो रहे हैं, क्या कमरा हिल रहा है क्या? नहीं हिल रहा ना। तो वो कंडीशन मान लो, वो जैसे कि आप मान लो अब ये ऐसा एक सिस्टम है, तो कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर
कोई इधर, कहीं भी मान लो, कहीं भी लग रहा है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया रेस्ट में, ऐसे इस टाइप से। तो ये सिस्टम क्या होगा, रेस्ट में। कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है। जब दुख दर्द आते हैं तो पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए फिर, है ना। हाँ सर, हम तो बहुत बचपन से सर पढ़ाकू बच्चे रहे हैं सर। बस पता नहीं पेरेंट्स क्यों नहीं मानते हमारी बात, नहीं तो हम तो शुरू से पढ़ाकू बच्चे रहे सब। मतलब ये मान लो कि मतलब गंगा नदी हमारे घर के मतलब जस्ट नीचे से, मतलब साइड में से निकलती है, हमें सब पाप धोते हुए निकल जाते हैं हमारे। ठीक है, हो गया, ये बात समझ में आ गई। कोई नई चीज़ है क्या इसमें? सेंटर ऑफ मास विल मूव विथ सेम वेलोसिटी। तो अगर सेंटर ऑफ मास सेम वेलोसिटी से चल रहा है तो भी सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर वो रेस्ट में, मतलब पूरे पार्टिकल तो चल रहे हैं लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है, रेस्ट। तो इस टाइप से हमें क्या कर लेना, सोच विचार कर लेना। चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन करते डायरेक्ट अब। हो गया ना। चलो, कौशिक भी नहीं आया आज, क्यों? किसी चीज़ में कोशिश करने गया क्या? किसी चीज़ की कोशिश करने गया क्या? बता के क्या हुआ कि यार आज मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? आपके आसपास ही रहता होगा ना अभी, आपके पास आसपास ही तो रहता होगा। पता नहीं कहाँ रहता। हाँ, उधर रहता है क्या? हाँ, तो उधर रहता है, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन, अब जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे आपके मॉड्यूल में, और आपके हो सकता है टेस्ट में भी मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, एक स्मूथ सरफेस। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था जो यहाँ से चला के यहाँ लाए थे अपन, याद है क्या कुछ? तो उससे बोला था कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। वही काम फिर करना है। ये m मास का पार्टिकल, इसको बोल देता हूँ प्लैंक। ये प्लैंक है। यहाँ पे आपने वही टिंकू भैया डीजे बजा के नाच रहे, इनका मास m है। इनको इधर जाना है, कहाँ जाना है? इधर जाना है। इसकी लेंथ भी दे रखी है, चलो अच्छी बात है, दे रखी है ये L लेंथ। ये इनिशियल कंडीशन। टिंकू भैया इधर जाएंगे तो कब देखो स्मूथ सरफेस है, स्मूथ स्मूथ। जैसे टिंकू भैया इस पे आगे जाएंगे तो क्या प्लैंक पीछे जाएगा क्या? आ रही बात? ये वाली सरफेस रफ है तभी तो चलेगा वो। हाँ सर, अब तो ठीक है। एक्शन रिएक्शन उस प्लैंक पे भी तो पीछे की तरफ लगेगा, वो आगे जाएगा तो प्लैंक पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, क्वेश्चन ये है अपना, कब कंडीशन, कब, कहाँ पर पता लगे, वहीं पे नहीं, थोड़ा चलने तो दो उसको, थोड़ा चलाते। मतलब अब ये आगे जाएगा तो प्लैंक पीछे आएगा, थोड़ा बहुत मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, और टिंकू भैया अपने पहुंच गए यहाँ, पहुंच गए। ठीक, फिर थोड़ी देर बाद टिंकू भैया कोने पे भी जाएंगे। ये तो यही नहीं कि अब थोड़ा जब कोने पे जाएंगे तो ये फिर और पीछे जाएगा क्या? यहाँ पर पहुंच, वही
एम मास के टिंकू भी है। एक तो पता लगा आवेदन से ले लो सर, दौड़ लगाएगा तो चलता हो जाएगा तो उसका वेट लॉस हो जाएगा। सर हमने पढ़ा है फिजिकल एक्सरसाइज होती है तो बताओ। ये मैंने बोल दिया कि ये बोल देता हूँ, ये सेंटर ऑफ मास है ऑफ सिस्टम। अपना सिस्टम क्या होगा, इसको ये लो टिंकू नाम दे दे, टिंकू भैया। सिस्टम क्या होगा, टिंकू प्लस प्लैंक, ये अपना। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, पता होगा थोड़ा इधर ही होगा कि उसका भी मास है और ये हम तो यही से। तो बताओ सेंटर ऑफ मास। हाँ मुझे तो इस प्लेन का डिस्प्लेसमेंट निकाल के देना है आपको। बताओ यहाँ ये यहाँ पहुँच जाए जब निकाल दो। स्मॉल m इंटू एल सही सही है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो जाएगा, क्योंकि जब वो आगे जाएगा तो पीछे जाएगा आप लोग। ये प्लैंक बताओ, मैं ये देखना चाहता था कि बिना बताए कौन कर सकता है। आप भी तो कोशिश करो आ जाए आपको। चलो मैं 10 सेकंड दे देता हूँ सोचने का। पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है क्या? एक्सटर्नल पूरे सिस्टम के ऊपर कहीं बाहर से फोर्स लग रहा है क्या? एक्सटर्नल फोर्स 0 तो कर दो फिर। अब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो VCOM 0 हो जाएगा। तो डेल्टा RCOM की वैल्यू 0 के बराबर आएगी क्या? कर दो फिर। बहुत बड़ी बात बता दी, डेल्टा RCOM इक्वल टू 0। देखो ये देखो, चलो इसको ये यहाँ से मान लेते ये x इधर गया, ये होगा ना, क्योंकि इसके नेक्स्ट टिंकू पे यहाँ है और इसका सेंटर ऑफ मास है। देखो ध्यान से सुनो, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, एक इंपॉर्टेंट बात है, जब VOCM 0 है ना तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी के अलोंग रहेगा। अगर इसको मैं सेंटर ऑफ मास लेके चलूँ ना पूरे सिस्टम का, तो ये जितना भी आगे जाएगा तो लाइन के इसके अलोंग ही सेंटर ऑफ मास रहेगा इसका, मतलब इस लाइन के अलोंग, क्योंकि ये तो आगे जा रहा है, ये ब्लॉक ये प्लेन पीछे आता जा रहा है और ये आगे पहुंच गया तो ये ब्लॉक ये और पीछे आ गया। तो देखा जाए तो इतना ये तो इतना इधर हो जाएगा ये। तो देखो मास तो सेम ही है और तो समझ में आई बात। तो अगर इसको x मान ले तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा। तो बताओ क्या बताओ, टीप लो फटाफट, देखिए क्या पता आ जाए आपको, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। पूछा क्या क्वेश्चन पे, देखो पूछा क्या, ध्यान से देखो। जब ये इधर जा रहा होगा तो प्लेन में तो पीछे जा रहा होगा। तो अगर मैं इसके रेशियो में बात करूँगा तो इसकी वेलोसिटी इसको दे दो। अगर इसके रेशियो में बात करेंगे, ग्राउंड के रेशियो में करोगे तो ग्राउंड रेशियो में कर लो। ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं करवा रखा क्या मैंने? इसका क्वेश्चन में क्या पूछा था हमने, सेंटर ऑफ मास, तो वो आता है कि नहीं? तो थोड़ा कंडीशन चेंज भी तो करेंगे क्या, वही क्वेश्चन करोगे? चलो कोई बात नहीं। चलो ये क्या 0 होगा क्या, पहले बताओ। एक्सटर्नल फोर्स 0, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 तो क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने क्या बोला कि वो सेंटर ऑफ मास की तो उसी पॉइंट पे रहेगी। सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे रहेगा, तो ये चल रहा है क्या, सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे रहेगा। चलो जब ये 0 है तो क्या डेल्टा RCOM 0 होगा क्या, नेट? अगर ये 0 है तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हो, एक लाइन लिख लो आप, ताकि आपको जब क्वेश्चन करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिख लो, हेंस सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम डज नॉट मूव, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम डज नॉट मूव। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो, जैसे टिंकू भैया की बात करूँ या प्लेन की बात करूँ, तो इनका सेंटर ऑफ मास मूव होगा क्या? वो तो होगा ही सही, है ना? तो क्या लिखा,
Hence, center of mass of system does not move, but center of mass of Tinku and center of mass of Planck can move. Center of mass Tinku भैया and center of mass Planck can move, वो मूव कर सकता है। तो आपको डेल्टा RCOM की वैल्यू 0 करनी है। अब डेल्टा RCOM क्या आएगा? टिंकू भैया का मास कितना डिस्प्लेसमेंट किया? टिंकू भैया यहाँ थे ना, तो ये यहाँ से यहीं तो आगे, तो m इंटू एल माइनस एक्स प्लस प्लैंक का मास कितना डिस्प्लेसमेंट किया? x। क्या ये 0 होगा क्या? RCOM 0 है ना नेट सिस्टम का, तो अब x की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। मैंने तो ये बोला ना कि प्लैंक कितना डिस्प्लेस किया, तो प्लैंक यहाँ से x किया तो अपन x निकाल लें। कुछ बात समझ में आ रही है? मैं समझ रहा हूँ। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई? स्मॉल m डिवाइड बाय इंटू एल डिवाइड बाय m प्लस। बस इसमें इतना सा करना है बस आपको। ये क्या है? किसका डिस्प्लेसमेंट है? प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है। क्या कुछ समझ में आई बात? किताबों में देखोगे ना, किताब एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो पेज के सॉल्यूशन। तो ये देखो जाए तो टिंकू भैया तो एक्स एल माइनस एक्स गए, क्योंकि मैंने उस स्मॉल एम इंटू एल माइनस एक्स लिया। वो प्लेन कितना गया? एक्स गया, तो एम इंटू एक्स ले लिया, क्योंकि नेट तो 0 है सिस्टम का। यही आई बात है, तो ये करना है। पानी में मत चलो, अभी उड़ जाओगे। वैसे देखा जाए तो पानी में भी वो एक ही बात है, क्योंकि वो पीछे चल रहा है, वो आगे जाते हैं। आपने कभी नाव में सफ़र किया है? कभी आप कभी नाव से जब आप वापस ज़मीन पे आते हो तो वो नाव पीछे नहीं जाती क्या? तो वैसा है, तो फंडा चल रहा है, कोई नई चीज़ थोड़ी चल रही है। हाँ, बस यही चीज़। इस जगह मैं ग्राउंड को सिस्टम नहीं ले सकता। अगर ग्राउंड को सिस्टम ले लूँगा ना, अब देखो अगर मैं ग्राउंड को सिस्टम ले लूँगा तो सपोर्ट कहीं ना कहीं लगे रहा होगा ग्राउंड से सिस्टम पे, तो फिर वहाँ एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, तो फिर वो 0 नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं ले सकता। इस फिक्स ये ले लो ना, बस इन दोनों को सिस्टम ले लो और फ्रिक्शन एक सरफेस कर दो, खत्म। क्योंकि मुझे जो सपोर्ट है वो दे नहीं रखा, तो अपन तो उड़ जाएंगे। वैसे हमारे थोड़ा कटोरी छोटी है दिमाग की। वैसे इसका एक तरीका और है, अगर आप करना चाहो तो ये इससे भी ईजी हो जाएगा। ये बड़ा है, इससे छोटा बताते हैं, इसको रब कर दो। चलो इसे यहीं बता दूंगा ना, ध्यान से देखना। सेकंड मेथड और इजी लगेगा आपको, अगर क्योंकि रिलेटिव फंडा आपको पता ही है, रिलेटिव का फंडा पता है उसको। जैसे कि ये है, ये प्लैंक है, ये वो एम मास का प्लैंक, इसकी लेंथ एल दे रखी है, ये यहाँ पे था वो बेचारा, ठीक है, इसका मास एम था, है ना। सबसे पहले क्या करो, इसको रेस्ट में मान लो, है ना। ये कोई एक्स पीछे गया होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको रेस्ट में मान लो, इसको, है ना। रेस्ट में मानने का मतलब इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, यही है समझ लो। तो स्मॉल एम इंटू एल पूरा गया, प्लस अब देखो पूरा सिस्टम पीछे जा रहा है, तो पूरे सिस्टम में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम है क्या, इंटू एक्स माइनस का 0, खत्म। एक्स आ गया यहाँ। अरे पूरा सिस्टम, ये भी तो पीछे जा रहा होगा ग्राउंड के रेसेक में, ये तो किसके रेसेक में, लेस के रेसेक में, वहाँ तक गया। फिर अब इसको ग्राउंड के रेसेक में ले लो, पूरा पार्टिकल पीछे आ रहा होगा, एम प्लस एम माइनस एक्स, ये दोनों जुड़ेंगे ना, क्योंकि वो तो अगर मैं नाव पे चल रहा हूँ तो अगर ग्राउंड के रेसेक में देखूँगा तो मैं पीछे भी तो जाता हूँ दिखूँगा,
तो ये तो किसके रेशियो में ले लो, इसको एक बार सबसे पहले इसको रेशियो मान लो और एम वहाँ से वहाँ तक जाएगा एल तक, एम टू एल प्लस प्लस प्लस। अब क्या करो, अब ये पार्टिकल पीछे जा रहा है, एक्स मान लेते हैं, अब एक्स पीछे की तरफ है तो माइनस आएगा, तो इसे एक्स के लिए आ जाएगी डायरेक्ट एम एल बाई कैपिटल एम। कुछ समझ में आया? देखो डायरेक्ट यही मेथड लगाना है अपन को वहाँ पर। हाँ 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 बस, क्योंकि पूरा पूरा मान लो पूरा सिस्टम पीछे जा रहा है। अब आई बात हम, ये टफ है वो टफ है, कोई भी नहीं ऐसा टफ है। हाँ टफ है। अच्छा ये किसका है, लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन। इंटरनल फोर्स है ना, वर्क तो कर सकता है लेकिन वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं ला सकता, मतलब ACOM को नहीं ला सकता, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर सकता कोई इंटरनल फोर्स। वर्क तो कर सकता है, इंटरनल फोर्स का वर्क डन होता है, पढ़ाई भी हमने भर के। चलो इसको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो करते दोगे ना, क्वेश्चन आने चाहिए, बाकी कुछ और आए नहीं है, क्वेश्चन आने चाहिए बस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। किए क्या ऐसे क्वेश्चन कभी? किए नहीं? क्या क्या पढ़ा था? 8th क्लास में एडमिशन ले लेता क्या? सर एडमिशन तो लिया था सर, क्लास नहीं गए बस। सर एडमिशन तो लिया था लेकिन क्लास में नहीं लिया। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ाते सब जगह अच्छा ही है। सर अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, मतलब खुद नहीं पढ़ते, इधर उधर पार्टी में बिजी, फिर बोलते सर वहाँ तो घर पे थोड़ी आए पढ़ाने उधर। क्या और फिजिक्स वाले से हो? कौन सी कहाँ पे? बिहार में? फिर झारखंड? अच्छा पहले बिहार का ही पार्ट हो झारखंड। भूल गया था मैं। झारखंड में एक मेरा दोस्त है, पवन नाम है उसका, पवन मोदी, जानते हो क्या आप? बहुत बड़ा झारखंड में BPCL में जॉब करता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर है, IAS क्वालिफाई है, IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। इंटरव्यू में मार्क्स कम पड़ गया उसमें, ये कोटा में पोस्टिंग थी पहले उसकी, सबसे पहले पोस्टिंग कोटा में हुई। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड में ही उसका प्रमोशन हो गया था। सोचो कितनी क्वालिटी हो गई। अभी यूट्यूब चैनल बना रखा है उसके, 10,000 सब्सक्राइबर, छोड़ दिया फिर 10,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन वो गवर्नमेंट में ना तो उसको टाइम नहीं मिलता। ऑफिसर लेवल के लोग होते हैं ना, उनको लोड ज़्यादा रहता है, छोटे मोटे एम्प्लॉय होते हैं ना उनके, हाँ ठीक है सर छुट्टी भी ऐसा हमारे प्रोग्राम है, हमारे चूड़ी वूड़ियों का प्रोग्राम है, ये वो है, तो ऐसे कर लेते हैं। चलो एक नोट की बात करते हैं। मान लो एक चार्ज है प्लस और एक चार्ज है माइनस, इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक है। मैंने बोला ये सब खींचेगा क्या, अट्रैक्शन लगेगा दोनों के बीच में। चलो क्या ये एक दूसरे को बुला रहे होंगे, आओ मिलने आओ, ऐसे चलो मिलने, तो ये इसको फोर्स लगाएगा क्या, ये भी इससे फोर्स लगाएगा क्या? मैंने बोल दिया ये x1 गया और मैंने बोल दिया ये x2 गया। मैंने क्या किया, पूरे को क्या किया, एक सिस्टम मान लिया, पूरे को क्या मान लिया, सिस्टम। अब इसने जो इसके द्वारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? मेरे इसका हाँ हाँ बताओ, इसका नेगेटिव होगा। कौन कौन कहता है इसका नेगेटिव होगा? ये तो यार ये चीज़ें बताए होने में दिक्कत आ रही है। हाँ वही देखो ना, जिधर डिस्प्लेस में उधर फोर्स, जिधर डिस्प्लेस उधर फोर्स।
दोनों का वर्क डन पॉजिटिव। बात समझ में आ रही? तो वर्क डन इसका पॉजिटिव आएगा और इसका भी वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब इंटरनल फोर्स कैन डू वर्क डन, लेकिन इनकी वजह से इनके एक्सीलरेशन में, सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं है। तो यही बात है। कभी कभी क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इनके नेट वर्क डन की बात करूं, डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या होगा? W1 प्लस W2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये चार्ज पार्टिकल के लिए, चार्ज पार्टिकल, मान लो इसका सिस्टम कहीं यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो आप चाहो तो इसमें एक लाइन लिख सकते हो, m1 मास का पार्टिकल भी चल रहा है, m2 मास का पार्टिकल भी चल रहा है, बस सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कैनॉट मूव। लेकिन वो जो सेंटर ऑफ सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो नहीं चल रहा, क्योंकि वो तो वहीं रहेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी लाइन के लॉन्ग रहेगा, फिक्स है, वो मूव नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? इंटरनल से कोई फर्क पड़ता है क्या एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास? कहाँ लग रहा? तो इसका तभी तो मैंने बोला उसका सेंटर ऑफ मास 0 होगा। क्या हो रहा है? अरे तो वर्क डन तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन उससे सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज हो रहा है क्या? वो तो अपनी लोकेशन फिक्स करके रख रखा है ना। कुछ समझ में आ रहा है कि या फिर मैं ही हवन कर रहा हूँ? आई बात समझ? तो ये पुराने का एग्जाम्पल दे दिया मैंने, लेकिन आपको समझ में आया कि सर ने उस लाइन का लॉन्ग ही एक्सेलेरेशन फिक्स क्यों रखा? क्योंकि वहाँ पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या था? 0 था। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0 होगा। तो उसका एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, तो वो सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ क्योंकि इंटरनल से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। इंटरनल तो क्या बोलता है, तुम हो या नहीं हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। जैसे एक कमरे में अपने मच्छर बढ़ते थे बहुत सारे, क्या कमरा उड़ा ले गए थे क्या वो? ठीक है, आप बोले कितने भी दीवार पे टकराओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, है ना? तो आप चाहो तो इसमें लिख लो, इंटरनल फोर्स कैन डू वर्क बट इंटरनल फोर्स कैन नॉट एक्सेलरेट सेंटर ऑफ मास। यही पॉइंट की बात है जो मैंने बताई। बाकी ये समझ में आया या नहीं आया कोई बात नहीं है। वर्क, इंटरनल फोर्स वर्क कर सकता है, लेकिन वो एक्सेलरेट नहीं कर सकता सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को। बट इंटरनल फोर्स कैनॉट एक्सेलरेट सेंटर ऑफ मास, बट इंटरनल फोर्स कैनॉट एक्सेलरेट सेंटर ऑफ मास। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिससे बताना, देखें कुछ आता है कि नहीं आता। तो क्वेश्चन ये है, ट्रू फॉल्स के बारे में बताना है आपको ना। अगर आपको लिखना चाहो तो लिख लेना, ऐसे कोई बात नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर इंटरनल फोर्स कैन एक्सेलरेट द सेंटर ऑफ मास, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इंटरनल फोर्स कैन डू द वर्क डन ऑफ द सिस्टम, वर्क डन ऑफ द सिस्टम देखा है ना, नेट वर्क डन, ठीक है, फॉल्स या ट्रू। इसमें सेकंड में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स? ट्रू। बात समझ में आ गई? कोई दुख दर्द वाली बात? आगे बढ़ें। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्वेश्चन को चलो चलो कर लो यार कर लो। फिर तो क्या क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे इसे, ये करोगे जब तो ये वाला करोगे तभी तो मिलेंगे भर भर के। आज उसे भी थोड़ा जल्दी छोड़ना है। ये 50 kg का है प्लैंक, कितने kg का? 50 kg का। यहाँ पर वही टिंकू भैया आपने ए बोल देते हैं, टिंकू भैया पर हर जगह ले आते बताओ तो, जबकि हमारे तो सब्जेक्ट है आर्ट्स है। ठीक है चलो, ये पिंकी दीदी गुड़िया मानते, गुड़िया दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए क्या है?
बेकरार है, अरे वाह, ठीक है। सरफेस क्या है? स्मूथ है। ठीक, और इसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर। इनिशियली क्या सिस्टम में ना, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में, ठीक है। और ग्राउंड सरफेस वो भी क्या स्मूथ है, सब दे रखा है ना। ए और भी अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? ए यहाँ पहुँच जाता है, बी यहाँ पहुँच जाती है, ए यहाँ पहुँच जाता है, बी यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? फर्स्ट बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, लिखूँ क्या? इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी इंटरचेंज their position, interchange their position, then find first point, displacement of plank. Second point, displacement of A in ground frame. थर्ड पॉइंट, वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन ग्राउंड फ्रेम। कर दो फटाफट, कर लोगे ना इसको? तो अभी थोड़ी देर पहले किया था वैसा ही क्वेश्चन है। पहले आपको देखना पड़ेगा कि प्लेग कितना गया, फिर आप सब कर ही लोगे, सब आता ही है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आप किधर भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि प्लेन किधर ही मानो, उधर भी मान सकते हो, वो सब मैथमेटिक्स वाले के ऊपर है। प्लस आएगा तो इधर, प्लस आएगा तो इधर, माइनस आएगा, देख लेना। जिधर मानोगे उधर प्लस आ गया, सेम डायरेक्शन है, अगर माइनस आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है, तो हम कर देंगे इसको, फटाफट कर दो। फिर आपके पास देखो सेकेंडों की बात है, बस मिनटों में नहीं चलेगा खेल। हाँ, क्योंकि आपने बहुत टाइम खराब कर दिया इस क्वेश्चन में, इतना तो टाइम लगता ही नहीं है। तो मैंने क्या फंडा बताया था, पहले तो उसको प्लेन के रेस्पेक्ट में निकाल लो, ए का भी बी का भी, फिर जो प्लेन को उसको थोड़ा एक्स इधर शिफ्ट कर दो, बस। किसकी वैल्यू? फर्स्ट का, करेक्ट। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। कोई नई चीज़ तो कराई थी मैंने इसमें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकालोगे, क्योंकि वो जितना एक्स गया उतने में से 10 में से माइनस कर देना, और गया। फिजिक्स है नहीं टफ। आया नहीं आ रहा, ये तो पेन ही नहीं बराबर आ गया था हमारा। तो देखो कैसे देश आगे बढ़ेगा। फर्स्ट की बात करते हैं, पहले जो ए है, ए उसको आगे ले जाओ। मान लेते हैं ये कोई एक्स इधर गया होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो सही है, नेगेटिव आएगा तो उधर लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक्स इधर गया होगा तो 60 × 10 हो गया क्या, प्लस 40 × -10 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, प्लस 60 40 क्या 150 हो गया, इंटू -x हो गया क्या, इक्वल टू 0 होगा क्या, क्योंकि डेल्टा RCOM क्या होगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। सिस्टम पूरा ही ले लिया हमने, ग्राउंड को मत लेना सिस्टम, क्योंकि ग्राउंड तो लगा रही होगी कोई फोर्स, इसलिए। तो इसे x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 मीटर आई, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पूछ रहा है, कितना आएगा, 10 - 4/3, ये लिख देता हूँ, 10 - x
तो 10 माइनस 4/3 कितना होगा 26/3 प्लस में आएगा, ठीक है। लेकिन सेकंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी क्या आएगा, माइनस का 10 माइनस एक्स, क्योंकि इधर जा रहा है वो भी इधर जा रहा है, तो कितना आएगा माइनस का 34, क्योंकि वो इधर डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए माइनस आएगा। कुछ समझ में आएगा? तो मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगा, बस देख लो ऐसे ऐसे ऐसी टाइप क्वेश्चन है ना, उसमें इस टाइप से रहेगा। बस मैं हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। एक और आएगा सी, क्यों करवा दो हैं, इसी चैप्टर में बैठे रहें, वही करो। अब देखो क्या है, आपस में कहीं ना कहीं ये इधर ये उधर वो इधर ऐसे ऐसे जाते रहेंगे, फिर हमें डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, सेम 3 चीज़ें पूछेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? कर लोगे ना? कुछ बस एक चीज़ मान लेना, ये इधर एक्स में गया, अगर वो वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो इधर मान लेना। कर लोगे? मुझे क्या पता, वो मिड पॉइंट पे रखेंगे ना उसको। तो मैंने ऐसे थोड़ी निकाला, मैंने ये थोड़ी बोला, मैंने बोला कि ये तीनों में से हो सकता है ये आ जाए, ये आ जाए, ये आए, तीनों की लोकेशन चेंज फाइनल कंडीशन में तो देंगे अपन, तभी तो बता पाओगे। तो आप इन क्वेश्चंस को कर लेना। देखो क्वेश्चन को ट्राई करोगे जब मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा मजा। चलो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको पहले, या फिर करेल करके लाना यार, करेल के लाओगे तो मजा आएगा। देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल। अब देखो मुझे मोमेंटम को कंजर्व रखना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या जीरो होना चाहिए? क्या जीरो होना चाहिए? अच्छा वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अच्छा, और कुछ भी होना चाहिए जीरो? वेलोसिटी जीरो कर दो, कहाँ हिलेगा ही नहीं तो कहाँ से सब कुछ, बिल्कुल पढ़ने से क्या मतलब रहा। वेलोसिटी जीरो मैंने भी थोड़ी देर पहले बता दिया था, लेकिन आप शायद भूल गए, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उस पर अप्लाई फोर्स के इक्वल होता है एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो चेंज मोमेंटम जीरो हो जाएगा क्या? अब मोमेंटम में चेंज जीरो हो गया तो कंजर्व नहीं रहा क्या वो? तो उस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है जीरो होना चाहिए। नेट तो जरूरी नहीं है, हो सकता है वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जब भी तो एक्सेशन जीरो हो सकता है ना। तो लिखो इसके अंदर पहले तो टॉपिक डालो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल। If the net external force on any system is zero, if the net external force on any system is zero, if the net external force on any system is zero, then linear momentum of the system remain conserved. Then linear momentum of the system remain conserved. मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए क्या? तो अगर ये जीरो होगा तो ACOM जीरो हो जाएगा क्या? और जब ACOM जीरो हो गया इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी क्या? तो यही चीज़ है, बस वो कोई चीज़ है ही नहीं। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या आएगा? मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा? क्या m इंटू वी सी ओ एम के बराबर आएगी क्या? इसका मतलब अगर कंजर्व है, कंजर्व क्या बोलता है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम।
वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एक्स और वाई दोनों के अलोंग लगा सकता हूँ। तो इफ नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, इतनी बड़ी लाइन लिखी, इससे बड़ा ऐसे लिख दो एफ नेट एक्स इक्वल टू 0, ये भी इसी बात को बता रहा है। तो P इनिशियल ऑफ x इक्वल टू P फाइनल ऑफ x होगा क्या? सिमिलरली अगर मैं इफ नेट अलोंग y एक्सिस इज 0, तो क्या इसको ऐसे बोल सकता हूँ एफ नेट अलोंग y इक्वल टू 0। अगर y 0 होगा तो P इनिशियल y इक्वल टू P फाइनल y। देखो जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो उस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए बस। ये कौन से फ्रेम में लगेगा पहले तो ये बताओ। लोहे के फ्रेम में? अच्छा, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, क्या दोनों में लग जाएगा? अच्छा बताओ। बेटा जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो कौन से फ्रेम में वैलिड है? तो फिर ये वही तो है, कोई नई चीज़ पढ़ेंगे। बताओ दूसरों के, इसलिए बोलते हैं आप दूसरों के वकील मत बनो, है ना। तो ऐसा वकील बनने की कोई बात नहीं। वकील साहब भी बहुत बड़ी चीज़ है, आप जानते नहीं हो? जानते हो ना, वकील साहब बहुत बड़ी चीज़ है। बताओ कैसे? वकील, एडवोकेट, ओह अच्छा साहब, अच्छा ठीक है। तो आप वैलिडिटी लिख लेना, वैलिडिटी, हाँ चलो लिखो, वैलिडिटी क्या है? इनर्शियल फ्रेम। लिखो दिस प्रिंसिपल इज वैलिड ओनली इन द इनर्शियल फ्रेम। जब ये इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी कौन से फ्रेम में वैलिड होगा? इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो एक काम करते हैं, बाकी को एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर अपन होमवर्क दे देंगे, फिर उसको कल परसों तरसों अगले दिन 100-150 साल बाद कर लेना, ताकि आगे इंडिपेंडेंस डे मना लेना, माना कि मनाओ। छुट्टी अभी दे रहे थोड़ी देर में, क्या बात कर रहे हो? लो छुट्टी लो, ये लो क्वेश्चन लिख लो और छुट्टी ले लो, लौटाओ। क्वेश्चन नंबर 37, आप छुट्टी लेके क्या करोगे? नहीं छुट्टी लेके करना क्या, ये तो बताओ सर हमें छुट्टी इस वजह से चाहिए। अच्छा छुट्टी लेने आ रही है बहन, अभी आ जाएंगे क्या? कल आएंगे ना, तो उनको आपका घर पता नहीं है। अच्छा घूमने के लिए ले जाना, घूमने तो क्या है यार, अभी संडे आ रहा है ना बीच में, नहीं आ रहा क्या? 18 को संडे, मंडे को क्या आएगा? ओह रक्षाबंधन है क्या? रक्षाबंधन है, वो तो आपकी रक्षाबंधन संडे को हो जाती तो आपकी छुट्टी खत्म हो जाती, तो आपके 2 छुट्टियाँ आ गई। आए ना समझ, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। लेकिन सर क्या सोचते हैं ये भी तो डिपेंड करता है क्या? ओह तो फिर आप टेस्ट दोगे या पढ़ाई करोगे आपके ऊपर है। टेस्ट तो देना चाहिए वैसे, टेस्ट दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ते तो है नहीं हम। देखो ये चीज़ें कितनी बार आ गई, बेचारा एक लड़का किस्मत का मारा, रेस्ट में था इनिशियली, अचानक से चलना शुरू कर देता है। कितनी स्पीड से चलना शुरू कर देता है? 10 मीटर पर सेकेंड से। जैसे चला
तो हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द प्लैंक। क्या, मुझे लेंथ से क्या मतलब, मुझे तो स्पीड से मतलब है ना। तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी पूछा है, तो मैंने स्पीड पूछी है, तो कर दो। तो आप चाहो तो लिख लो, इनिशियली अ बॉय इज एट रेस्ट ऑन द प्लैंक, नाउ सडनली द बॉय स्टार्ट्स मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो सडनली दौड़ रहा था, उसमें मेरी क्या गलती, उसकी गलती है ना। तो सडनली क्यों दौड़ा, दोबारा बोलो। इनिशियली अ बॉय इज एट रेस्ट ऑन प्लैंक, नाउ सडनली द बॉय स्टार्ट्स मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा कुछ नहीं दे रखा हो ना, तो उसको बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के रेस्ट के मानना है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लैंक इफ सरफेस इज स्मूथ, इफ द ग्राउंड सरफेस इज स्मूथ। हाँ, ग्राउंड सरफेस पता लगे फिर। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लैंक इफ द ग्राउंड सरफेस इज स्मूथ। 10 बाय, गलत है। मतलब यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्या, सोचो पहले। क्या नेट फोर्स 0 है क्या, एक्स डायरेक्शन में लगाना है, तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है क्या। हाँ, तो अब लगा दो, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अलोंग तो कंजर्व रहेगा। लगा दो फिर फटाफट, क्या आएगा। देखो, मान लो 10 से इधर जा रहा होगा, तो ये भी कहीं इधर जा रहा है क्या, माइनस का नहीं प्लस का आएगा बेटा। ठीक है, तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल सिस्टम के लिए कंजर्व रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कंजर्व नहीं रहेगा ना तो उड़ जाओगे। मतलब ये वो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, अगर मैं इसको देखो, अपना शुरू से एक उद्देश्य रहा है कि कंपेयर करके पढ़ो तो जल्दी चीज़ें समझ में आती है। इसको मान लो वो एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हर जगह वैलिड थी क्या, वो पढ़ाया था ना, वो हर जगह वैलिड नहीं थी। लेकिन वैलिड हर जगह क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ऐसे ही इसमें भी आगे एक और आएगा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, वो हर जगह वैलिड रहेगी। लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन हर जगह वैलिड नहीं है। तो इसे कोई दुख दर्द है, तो इस दुख दर्द को ध्यान में रखते हुए काम करना है हमें। इनिशियल में रेस्ट में था तो क्या 0 हो गया, सब कुछ रेस्ट में, अचानक से चला क्या, मास ऑफ बॉय कितना 5 इंटू 10 प्लस बताओ, मास ऑफ प्लेइंग का आएगा 10 इंटू माइनस का v, तो v कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लो इसमें सेकंड पार्ट पूछूं, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉय। बताओ, चलो सी पार्ट बोले तो फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक। तो इसमें क्या लगा सकता हूं मैं, थोड़ी देर पहले बताया वर्क एनर्जी थ्योरम, कर लोगे। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें बस एक ही फोर्स लग रहा हो फ्रिक्शन, और वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 0, ये आ जाएगा आंसर। कितना आएगा 25 250 प्लस का है ना ये। तो अब इसमें क्या आएगा, वर्क डन बाय ऑन द प्लैंक कितना आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन प्लैंक हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस का 0 का स्क्वायर, ऐसा किया है क्या।
प्लस का 125 जूल। ये जीरो नहीं है लेकिन ध्यान रख लेना। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक डी पार्ट और पूछ लेते हैं। तो नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना आएगा? देखो ये एक अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा यहाँ पर। क्या क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा? वर्क डन बाय इंटरनल जो फोर्स है ना इज जीरो, ये लेके चलूँगा क्योंकि फिर तो इंटरनल फोर्स का भी लेना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैंने इंटरनल फोर्स को लिया। तो क्या आएगा? दोनों को ऐड कर दो। कितना का? 250 प्लस 125 375। तो डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, प्लस का 375 जूल, दोनों को ऐड कर देंगे। प्लस 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 लिख दिया मैंने दोबारा। तो ये अब मैं आपको होमवर्क दूंगा क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन सारे करने हैं आपको। कर तो लोगे ना? डर तो नहीं लग रहा? देखो डर लग भी जाएगा तो क्या हो जाएगा।